नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो हमारा जो स्कूल व्याख्या था अर्थशास्त्र का जो बैच चल रहा है, उसमें जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का जो पार्ट है, उनमें हम केंद्रीय बैंक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने केंद्रीय बैंक का प्रादुर्भाव यानी कि केंद्रीय बैंक का जो वर्तमान स्वरूप हमारे सामने है वो किस प्रकार आया, और केंद्रीय बैंक के कार्य हमने पढ़ लिए थे। आज के क्लास में हम केंद्रीय बैंक को समाप्त कर देंगे, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण, केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, केंद्रीय बैंक के द्वारा जो है साख नियंत्रण के लिए दो उपाय अपनाए जाते हैं मुख्य रूप से। एक तो मात्रात्मक उपाय, या जिन्हें हम बोलेंगे परिमाणात्मक उपाय, या गुणात्मक या चयनात्मक भी इन्हें बोलेंगे। तो ये दो प्रकार के उपाय जो है केंद्रीय बैंक के द्वारा काम में लिए जाते हैं। और मात्रात्मक उपाय में कौन कौन से उपाय काम में लेते हैं, और गुणात्मक उपाय में आगे कौन कौन से उपाय काम में लेते हैं, उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मात्रात्मक उपाय। तो पहले जान लेते हैं कि मात्रात्मक उपाय का अर्थ क्या है। तो देखिए, देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता की मात्रा एवं लागत को नियंत्रित करने के लिए जिन उपायों को अपनाया जाता है, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता की मात्रा और इसकी लागत को नियंत्रित करने के लिए जिन उपायों को अपनाया जाता है, उन्हें मात्रात्मक उपाय कहा जाता है। अब मात्रात्मक उपाय में क्या क्या आते हैं, देखिए सबसे पहले बैंक दर। सबसे पहले बैंक दर, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए बैंक दर क्या है, रेपो रेट क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड। तो देखिए सबसे पहले बैंक दर देखिए है क्या। बैंक दर वह दर है जिस दर पर केंद्रीय बैंक अपने व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। यानी कि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को जो लंबे समय के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है, जिस दर पर उपलब्ध करवाता है वह बैंक दर कहलाती है। और बैंक दर को देखिए दीर्घकालीन ब्याज दर व बट्टा दर भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है, दीर्घकालीन ब्याज दर और बट्टा दर भी इसे कहा जाता है। देखिए, जब देश में साख की मात्रा कम करनी होती है तब केंद्रीय बैंक दर को बढ़ा देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। प्रश्न आपका बन सकता है कि साख की मात्रा कम करनी होती है तो केंद्रीय बैंक दर को बढ़ाता है, घटाता है, ऐसे प्रश्न आपके बन सकता है। तो जब देश में साख की मात्रा कम करनी होती है तब केंद्रीय बैंक जो है बैंक दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे व्यापारिक बैंक के लिए ऋण महंगे हो जाते हैं। उसकी साख देने की क्षमता, साख से सीधा सा मतलब मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर ऋण, ठीक है, उसके साख देने की क्षमता घट जाती है। इसके विपरीत साख का विस्तार करने के लिए बैंक दर को घटा दिया जाता है। अगर साख का यानी कि ऋण देने का जो क्षेत्र है उसे अगर बढ़ाना है, उसकी क्वांटिटी अगर बढ़ानी है तो साख का विस्तार कर दिया जाता, इसके बैंक दर को घटा दिया जाता है, जिससे व्यापारिक बैंक सस्ते ऋण केंद्रीय बैंक से प्राप्त कर लोगों के लिए अधिक साख उपलब्ध करवा पाते हैं। तो वर्तमान में जो बैंक दर कितनी है, तो 4.25% है, वर्तमान में 4.25% है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये है बैंक दर। इसके बाद में हम बात करते हैं कि रेपो रेट। देखिए रेपो रेट क्या है, रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों को प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। देखिए बैंक दर तो हो गया दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना, और रेपो रेट में आ जाएगा आपके अल्पकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना, ठीक है। तो रेपो रेट किस लिए प्रयोग में ली जाती है, मुद्रास्फीति व मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करने में जो है रेपो रेट का प्रयोग किया जाता है। और जो वर्तमान में जो रेपो रेट है वो है 4% है वर्तमान में। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। देखिए रिवर्स रेपो रेट, आपको रेपो रेट का अर्थ अगर पता है तो आप रिवर्स रेपो रेट को आसानी से समझ सकते हो। देखिए रेपो रेट में हमने क्या पढ़ा कि रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उनकी अल्पकालीन जमाओं के बदले में देते हैं। यहाँ पर जो है अल्पकालीन जमाओं के बदले में ब्याज देते हैं रिजर्व बैंक, ठीक है।
रिजर्व बैंक इस उपकरण का प्रयोग करके बैंकों की तरलता को सीमित करता है। ये बात आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से, ये जो लाइनें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इन्हें आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में रिवर्स रेपो को बढ़ाने से बैंकों की जमाओं पर मिलने वाला ब्याज अधिक हो जाने से बैंक अपनी जमाएं बैंकों में क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यानी कि रिजर्व बैंक जो है वो व्यापारिक बैंकों को ब्याज देता है। और जो वर्तमान में अगर इसकी बात करें तो वर्तमान में जो है रिवर्स रेपो रेट जो है वो है 3.35%, 3.35% है, 3.35% है। तो बैंक दर समझ में आ गया होगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनका अर्थ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट मार देता हूँ। बैंक दर वह दर होती है जिस पर जो केंद्रीय बैंक है व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं। रेपो रेट क्या है? रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को उनके अल्पकालिक जमाओं के बदले में ब्याज देते हैं। ये हो गया रिवर्स रेपो रेट। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, खुले बाजार की क्रियाएं। देखिए खुले बाजार की क्रियाएं क्या हैं? केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने व बेचने की क्रिया को खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है। सरकारी जो प्रतिभूतियां होती हैं उन्हें खरीदने व बेचने की क्रिया को जो है खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है। देखिए जब अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को कम करना हो तो केंद्रीय बैंक अपने पास रखी हुई प्रतिभूतियों को व्यापारिक बैंकों को बेचना शुरू कर देता है, जिससे उनके पास नकद कोषों में कमी आती है और साख की मात्रा क्या होती है? घटती है। इसके विपरीत यदि केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना शुरू करता है तो बैंकों के पास नकद कोषों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जिससे बैंक अधिक ऋण स्वीकृत कर पाते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार होता है, ठीक है। ये थी खुले बाजार की क्रियाएं। इसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न आता है, लगभग ज़्यादा चांस रहते हैं यहाँ से प्रश्न बनने के। देखिए नकद कोषानुपात, कैश रिजर्व रेशियो, CRR और SLR, विधानिक तरलता अनुपात, ठीक है। इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा डाउट इसी में ही रहता है। तो देखिए नकद कोष अनुपात CRR क्या है? बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का, यानी कि जो व्यापारिक बैंक है, व्यवसायिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, एक ही नाम है तीनों, इनको अपनी कुल संपत्ति का एक निश्चित भाग जो है रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में रखना पड़ता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है नकद कोषा अनुपात। और विधानिक तरलता अनुपात क्या है? व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात अपने पास रखना होता है। देखिए CRR में तो केंद्रीय बैंक के पास और SLR में खुद के पास। जो वर्तमान में CRR है लगभग 4% से थोड़ा ऊपर ही है, 4% मान लो या 4.40 मान लीजिए। और जो SLR है वो है 18%, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है हमारा इसमें आता है सीमांत स्थायी सुविधा। सीमांत स्थायी सुविधा, तो इसमें देखिए RBI द्वारा अन्य बैंकों को तरलता समायोजन के लिए अल्पकालीन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जो कि बैंक जमा का कितना होता है? 1% होता है। तरलता के समायोजन के लिए क्या करवाई जाती है? एक अल्पकालीन सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, जिसे MSF कहा जाता है। तो ये थी सीमांत स्थायी सुविधा। इसके बाद में बात करते हैं, ये थे हमारे जो मात्रात्मक उपाय हैं वह हैं। अब हम बात करेंगे गुणात्मक या चयनात्मक उपायों के बारे में। देखिए गुणात्मक या चयनात्मक के अंदर सबसे पहला है चयनात्मक साख नियंत्रण। चयनात्मक साख नियंत्रण में देखिए क्या होता है? केंद्रीय बैंक द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले समूहों के लिए चयनात्मक साख के नियंत्रण के उपाय अपनाए जाते हैं। कौन कौन से उपाय होते हैं वो देखिए। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना,
यानी कि इसमें जो ऋण देने की सीमा है उसमें परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट, विनिमय बिलों की ब्याज दरों में भिन्नता रखना, कटौती करना या भिन्नता रखना। विशिष्ट क्षेत्रों में ऋणों की जांच एवं नियंत्रण रखना। विलासितापूर्ण वस्तुओं के ऋण की अलग से किस्त निर्धारण करना। ये चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है साख की राशनिंग। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक के द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए साख की राशनिंग कर दी जाती है। यानी कि बैंकों द्वारा विभिन्न उद्योगों अथवा व्यवसायों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा अथवा कोटा निश्चित कर दिया जाता है। अलग अलग क्षेत्र का जो है वो कोटा निश्चित कर दिया जाता है। ऋण देने का जो कोटा है वह निश्चित कर दिया जाता है, तो वह कराती है साख की राशनिंग। इसके बाद में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे ही है नैतिक दबाव। देखिए नैतिक दबाव में क्या आता है, जो केंद्रीय बैंक है व्यापारिक बैंकों को सलाह और मार्गदर्शन का कार्य करता है और इसी के द्वारा उनके साख निर्माण की नीति को नियमित करने का प्रयास भी करता है, यानी कि नैतिक दबाव बनाकर रखता है। इसके बाद में बात करें अगर ये थोड़ा सा मैं और बता दूं, नैतिक दबाव अगर आपके समझ में नहीं आया है, देखिए केंद्रीय बैंक क्या करता है, अपने अधीनस्थ जो उसके व्यापारिक बैंक है उन्हें अपने नैतिक अनुन्य से, नैतिक दबाव से अपनी साख नियंत्रण करने के लिए क्या करता है, दबाव बना सकता है। ठीक है, तो ये नैतिक दबाव है। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रचार। देखिए आज का जो युग है वो विज्ञापनों का युग है और विज्ञापनों का बड़ा महत्व है। कोई भी कंपनी आती है या अपने कोई भी कोचिंग संस्था ही ले लो, सबसे पहले जो है अपने जो है विज्ञापन करती है। तो प्रत्येक देश का जो केंद्रीय बैंक है इसके लिए क्या करता है, अपनी अपनी पत्र पत्रिकाएं, बुलेटिन आदि प्रकाशित करवाता है, जिससे अर्थव्यवस्था से जुड़ी जो समसामयिक आर्थिक पहलुओं पर अपनी राय प्रस्तुत करता है और चुनौतियों से निपटने के उपाय भी सुझाता है। और केंद्रीय बैंक का यह जो उपाय है ये साख नियंत्रण में सहायक भी सिद्ध होता है, यानी कि प्रचार किया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा। इसके बाद में प्रत्यक्ष कार्यवाही। देखिए प्रत्यक्ष कार्यवाही में क्या है, अगर केंद्रीय बैंक के द्वारा दिए गए निर्देशों का यदि जो व्यापारिक बैंक है वो पालन नहीं करते हैं तो केंद्रीय बैंक को ये अधिकार प्राप्त है कि वह व्यापारिक बैंकों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करके दोषी बैंकों को पुनः कटौती की सुविधा से वंचित कर सकता है। और केंद्रीय बैंक के द्वारा जो व्यापारिक बैंकों के लाइसेंस है उनको रद्द भी किया जा सकता है। तो ये है प्रत्यक्ष कार्यवाही के अंतर्गत। तो ये थे आपके केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उपाय। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे व्यापारिक बैंक और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी जो है आपके ये जो समष्टि अर्थशास्त्र जो है इसे कंप्लीट करवाऊँ। इसको समाप्त करवाते ही और इधर हमारी जो है लगभग 1 महीने के अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो आपको सांख्यिकी का पार्ट जो है, स्टैटिस्टिक का जो पार्ट है उसे भी मैं कंप्लीट करवाऊँ। और ये कंप्लीट होते ही जो हम है एक तो जो विकास का अर्थशास्त्र के जो टॉपिक हैं वो, एक जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के जो टॉपिक हैं वो उन्हें हम शुरू करेंगे। और साथ में आपके जो 10-10, 12-12 जितने भी क्वेश्चन होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।